हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आइए एक बार इंडेक्स देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं आज के। तो एनएचआरसी के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीक हमने बात की थी, बट जो रिसेंट अमेंडमेंट थी वो रह गई थी, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे पहले। फिर हम सीवीसी के बारे में बात करेंगे, जो अमेंड किया है एसओपी को फॉर अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट। फिर हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि रिसेंटली उन्होंने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दी है, जो कि सीबीआई को दी जाती है टू प्रोब केसेस इन द स्टेट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने स्टेट हाई कोर्ट में एक रेट फाइल की है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फिर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश सीएम की जो एलिगेशंस है अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जज, और कैसे इन तरीके के एलिगेशंस को डील किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में हम बात करेंगे आपके डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। पहला जो टॉपिक है वो है एनएचआरसी। तो हमने लास्ट वीक इसके बारे में बात की थी, बट जो रिसेंट अमेंडमेंट थी 2019 वाली वो रह गई थी, तो अभी उसके बारे में बात करते हैं क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया है, कमीशन को और एफिशिएंट और इंक्लूसिव बनाने के लिए ये अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी। तो इसमें अमेंडमेंट्स हम बात करते हैं कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं। तो इसमें आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी एलिजिबल कर दिया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन, और साथ के साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है जी। फिर जो आपके मेंबर्स ऑफ कमीशन थे हु हैव नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स इश्यूज, तो उनका भी नंबर इंक्रीज कर दिया है 2 से 3 पर, बट उसमें से एक सीट वुमेन को अलॉट की है। ठीक है जी। साथ के साथ जो आपके चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और आपके नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और चीफ कमिश्नर हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के, इन सभी को भी एज अ मेंबर्स ऑफ कमीशन ऐड किया गया है। और उसके बाद टर्म के बारे में बात करें, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था इसके बारे में कि इसका टर्म कम हो गया। बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने, वो 5 to 3 years हो गया है और वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है जी। फिर वैसे ही स्टेट कमीशन में बात करें तो जज ऑफ हाई कोर्ट भी एलिजिबल हैं, साथ के साथ आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हैं। ये आपकी कुछ अमेंडमेंट्स थी जो लास्ट टाइम स्किप हो गई थी, तो आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़िए और उनको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए एनएचआरसी के। तो आज के दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे जो आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उन्होंने अमेंड किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉर द अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। तो जो आपका एसओपी इशू किया गया था 2017 में, तो उसको रिवाइज कर दिया गया है। इसमें आपकी जो मैक्सिमम टेन्योर है इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स का, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 3 साल तक के लिए। ठीक है जी। और अगर हम बात करें आईईएम्स के बारे में, तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंटली और ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और ये डिटरमिन करते हैं कि जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम किया है नहीं, मतलब किसी प्रकार की कोई करप्शन तो नहीं हुई है, ये सब चीजें ये चेक करते हैं। इसमें जो और अमेंडमेंट आई है उसके हिसाब से जो चॉइस ऑफ आईईएम है, जो उसके अंदर मेंबर्स होंगे, it should be restricted to the officials from the government and public sector undertaking who have retired from the position of the level of secretary to the central government or of equivalent pay scale। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया रख दिया गया है कि कौन कौन इसमें ऐड किए जाएंगे। इसमें आपके ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस भी हो सकते हैं जो कि आपके जनरल के रैंक से रिटायर हुए हों। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल जैसे कि जो चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं आपके पीएसयूज के या शेड्यूल ए कंपनीज के। उसके अलावा आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उस लेवल के, वो भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है जी। के साथ इस अमेंडमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की बात की गई आईईएम की, कि कोई भी जो कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक सूटेबल पर्सन के पैनल को फॉरवर्ड करना है टू सीवीसी, और वो लोग ऑलरेडी पैनल में होने चाहिए जो कि कमीशन द्वारा मेंटेन किया गया है। ठीक है जी। तो पहले क्या होता था, जो 2017 वाला इशू था, जो पहले से ही पैनल में इंक्लूडेड थे जो कि सीवीसी द्वारा मेंटेन किया गया था, वही उसमें होंगे, या फिर वो लोग और नेम्स प्रपोज कर सकते हैं ऑफ सुटेबल पर्संस। बट अब थोड़ा इसकी जो अपॉइंटमेंट है उसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है, जैसे अभी हमने बात की। तो अगर हम इंटीग्रिटी पैक्ट के बारे में बात करें तो एक तरीके का ये आपका विजिलेंस टूल है जो कि चेक रखता है कि अगर कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है किसी दो पार्टीज के बीच में, कोई वेंडर्स या बिडर्स हैं और जो उसके साथ बायर है दूसरे एंड पे, तो दोनों ही पार्टी बिना किसी करप्ट इन्फ्लुएंस के काम करे ताकि किसी को भी कोई अननेसेसरी गेन ना हो। ठीक है जी। तो इस पैक्ट के चलते ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी और कम्पिटिटिवनेस इंश्योर करने की कोशिश रहेगी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट को। बताया है कि आईईएम कैसे काम करता है, कि वो इंडिपेंडेंटली और ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को और देखता है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हुए हैं या नहीं। फिर बाद में वो रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न, या फिर डायरेक्टली वो सीवीसी को भी रिपोर्ट दे सकते हैं अगर उन्हें कोई सीरियस इरेगुलरिटीज दिख रही हैं जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को अट्रैक्ट करता है। जो आपकी सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ने 1964 में क्रिएट की गई थी,
टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन 2003 में इसे स्टैट्यूटोरी स्टेटस दे दिया गया था। तो ये थोड़ा बहुत टॉपिक था जो हमने कवर करने की कोशिश की। सीवीसी एसओपी की जो अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड इंटीग्रिटी पैक्ट आपका क्या है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपने गेन किया होगा। आप जरूर इसको डिटेल में पढ़िए और अच्छे से अपने नोट्स में इन चीजों को ऐड कर लीजिए करंट अफेयर्स के। आज के थर्ड टॉपिक में हम देखेंगे जो महाराष्ट्र सरकार ने विड्रॉ किया है जनरल कंसेंट, जो कि सीबीआई को दिया गया था टू प्रोब केसेस इन द स्टेट। तो जनरल कंसेंट जनरली सरकार, जो आपकी राज्य सरकार है, वो देती है सीबीआई को कि हाँ जी आप हमारे स्टेट में केसेस हैंडल कर सकते हैं, ठीक है जी। बट अब जो ये विड्रॉ कर लिया गया है जनरल कंसेंट, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई, उनको हर एक केस अगर वो कोई रजिस्टर करते हैं महाराष्ट्र में, तो उसके लिए उन्हें पहले राज्य सरकार से कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सीबीआई के जो फंक्शंस हैं वो आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर आते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशंस होगी, अगर वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड होगी, तो वो आपकी सीबीसी के अंडर आ जाती है। और बेसिकली ये आपकी नोडल पुलिस एजेंसी भी है इंडिया की, जो कि कोऑर्डिनेट करती है आपकी इन्वेस्टिगेशंस ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। थोड़ा एक बार देख लेते हैं किस तरीके से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काम करती है। तो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है इसमें आपका एंटी करप्शन डिवीजन, जो कि आपका इन्वेस्टिगेट करता है जितने भी आपके पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, पीएसयूज हो गए, तो उनके अगेंस्ट अगर कोई केस रजिस्टर होता है और जो कंसर्न स्टेट है या ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि सीबीआई उस चीज को कंडक्ट करे, तो सीबीआई का ये वाला डिवीजन उन सारे मैटर्स को हैंडल करता है। फिर आता है आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स हैं जैसे कि बैंक फ्रॉड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इलीगल मनी मार्केट ऑपरेशंस हो गया, ये सब चीजें ये वाला आपका डिवीजन हैंडल करता है। फिर आता है आपका स्पेशल क्राइम्स डिवीजन, ठीक है जी। तो बेसिकली ये उन केसेस को हैंडल करता है जो कि रिलेटेड टू होते हैं आपके इंटरनल सिक्योरिटी, एस्पिनाज, सैबोटाज, नार्कोटिक्स से रिलेटेड, या फिर आपके जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनसे रिलेटेड, मर्डर्स हो गए। तो ये सब जो केसेस हैं ये आपके स्पेशल क्राइम्स डिवीजन हैंडल करता है। तो महाराष्ट्र ही आपका ये स्टेट फर्स्ट स्टेट नहीं है जिन्होंने इस तरीके का कंसेंट था वो विड्रॉ कर लिया। इससे पहले आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ भी कर चुका है, और केरला भी ये करने वाला है, ठीक है जी। ये थोड़ा बहुत टॉपिक था सीबीआई से रिलेटेड, आपको इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए किस तरीके से काम करता है। आज के फोर्थ टॉपिक में हम देखते हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है आंध्र प्रदेश का, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में, ताकि वो सरकार को कह सके कि उन्हें बजट प्रोवाइड किया जाए और फंड रिलीज किए जाएं जब भी इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट रखी जाए, ठीक है जी। तो अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर लें, तो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनका जो फंक्शन है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इनका, वो ये है कि टू कंडक्ट फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज इन द स्टेट, ठीक है जी। तो कुछ आर्टिकल्स हैं इनसे रिलेटेड, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक आपका आर्टिकल आता है 243K1। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके इलेक्शंस होंगे पंचायत से रिलेटेड, उसकी सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतलब जितना भी कार्यभार होगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन की है, जिसमें आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर द्वारा, ठीक है जी। इसके अलावा जो आपका आर्टिकल 243K2 है वो ये कहता है कि जो टेन्योर और अपॉइंटमेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज के हिसाब से ही होगा, और जो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के वो वैसे ही होंगे जैसे आपके हाई कोर्ट जज के होते हैं, ठीक है जी। और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी किशन सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद केस में। पहले ये लिखा गया है कि जो आपका आर्टिकल 243K है उसमें जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड है फॉर सेटिंग अप ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशंस वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं टू दैट ऑफ आर्टिकल 3 to 4 जो कि रिलेटेड टू है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट शुड अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशंस। जब भी आपके कोई भी इलेक्शंस कंडक्ट होंगे ऑफ द पंचायत या फिर म्यूनिसिपल इलेक्शंस, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को अबाइड करना जरूरी है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शंस को अबाइड करती है ड्यूरिंग असेंबली एंड पार्लियामेंट्री पोल्स। तो ये थोड़ी बहुत डिटेल्स थी स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। आज के फिफ्थ टॉपिक में हम बात करेंगे रिसेंटली ही जो आंध्र प्रदेश के सीएम है उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो रिसेंटली उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिसमें उन्होंने काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं अगेंस्ट जस्टिस एनवी रामना। तो इस प्रकार की जो भी एलिगेशंस होंगी, जो भी कंप्लेंट्स होंगी जो कि फाइल की जा रही हैं किसी द्वारा टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि कैसे वो इन कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं।
तो बेसिकली इसमें उनका एक इन हाउस प्रोसीजर रहता है कि जब भी अगर सपोज कोई कंप्लेंट फाइल की जा रही है किसी हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट, तो जो चीफ जस्टिस होंगे उस कंसर्न स्टेट के, वो इस मैटर को देखेंगे कि क्या वो किस नेचर का है। अगर उन्हें लगता है कि ये काफी थोड़ा सीरियस नेचर का है तो वो कंप्लेंट फाइल कर लेंगे और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर उसके बाद वो एक रिस्पॉन्स मांगेंगे जिस कंसर्न जज से रिलेटेड कंप्लेंट है। अगर उन्हें सेटिस्फाइड लगते हैं वो रिस्पॉन्सेज तो वो शायद केस वहीं क्लोज करते हैं, बट अगर उन्हें नहीं लगते हैं तो वो इस केस को और आगे तक लेके जाएंगे और सीजीआई को भी इन्फॉर्म करेंगे। फिर वो मांगेंगे कि इसमें थोड़ी और डीपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो अपना रिस्पॉन्स साथ में साथ जज का रिस्पॉन्स सारा ही मैटर वो सीजीआई को ट्रांसफर हो जाता है फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है जी। तो सेम केस ऐसा है कि अगर सीजीआई डायरेक्टली भी रिसीव करते हैं कोई कंप्लेंट किसी भी हाई कोर्ट जज से रिलेटेड, तो उसमें भी पहले वो उस जज के कमेंट्स मांगेंगे और फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट है उनसे भी कमेंट्स मांगेंगे, तभी वो आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो डीपर इन्वेस्टिगेशन है अगेंस्ट द हाई कोर्ट जज, उसमें क्या होगा, एक 3 मेंबर कमेटी बिठा दी जाएगी। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हर तरीके की अलग अलग इन्वेस्टिगेशन होगी। जो आपकी कमेटी बिठाई जाएगी उसमें अलग अलग मेंबर्स होंगे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जज से रिलेटेड है या हाई कोर्ट जज से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो इसमें 3 मेंबर की कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें आपके 2 चीफ जस्टिस होंगे फ्रॉम अदर हाई कोर्ट्स और एक आपके हाई कोर्ट के जज होंगे। ठीक है जी। तो वे फिर इस पूरे जो मामला है इसको वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। सेम उसी तरह से अगर जो एलिगेशंस हैं वो आपके हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के अगेंस्ट हैं तो उसी तरीके से आपका वो सीजीआई तक मैटर जाएगा और जो डीपर इन्वेस्टिगेशन है उसमें आपकी जो 3 मेंबर कमेटी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसमें आपके सुप्रीम कोर्ट जज आएंगे यहाँ पे और आपके 2 चीफ जस्टिस ऑफ अदर कोर्ट्स आएंगे। तो आपको इन चीजों का थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट जाएगा तो इसमें जो आपकी कमेटी बनेगी जो डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें आपके 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस आएंगे। ठीक है जी। जो आपके अगर सीजीआई के अगेंस्ट होगा तब भी यही फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं किसी भी इंक्वायरी कमेटी के, जो 3 मेंबर्स कमेटी, जो 3 मेंबर्स कमेटी बनाई जा रही है उसके पॉसिबल आउटकम्स ये हो सकते हैं, यदि उन्हें ये लगता है कि हाँ जी मिसकंडक्ट हुआ है, मिसयूज किया गया है पावर्स का, तो वो रिमूवल के लिए मांग रख सकते हैं जो आपकी कमेटी है। तो इसमें क्या होगा, जो भी जज कंसर्न्ड होगा उन्हें कहा जाएगा या तो वो वॉलंटरली रिजाइन कर दें या रिटायरमेंट ले लीजिए। अगर वो विलिंग नहीं है क्विट करने के लिए तो इसमें जो चीफ जस्टिस होंगे ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न, उन्हें एडवाइस किया जाएगा कि उन्हें किसी भी प्रकार के जुडिशियल वर्क से विड्रॉ कर लिया जाए और इस पूरी सिचुएशन के बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया तो मतलब पार्लियामेंट अब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू कर सकती है इम्पीचमेंट का। ठीक है जी। बट अगर कमेटी को कोई खास प्रूफ नहीं मिल रहा है किसी मिसकंडक्ट का, पर उन्हें नहीं लग रहा है कि जो ग्राउंड्स हैं वो रिमूवल के लिए एप्लीकेबल हैं, तो वो जज को एक वार्निंग देंगे, थोड़ी एडवाइस देंगे उस हिसाब से, और जो कमेटी की रिपोर्ट है उसे रिकॉर्ड पर चढ़ा देंगे कि इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हुई थी बट दोज वर नॉट द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल। ठीक है जी। तो ये थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस इसमें आपको जो मेन चीज इसमें समझनी है कि आपके अलग अलग जजेस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो आपकी 3 मेंबर कमेटी है उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी। तो काफी सिंपल सा टॉपिक है, आई होप आप थोड़ा समझे हो इसके बारे में। तो आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड अमेजोन। तो रिसेंटली ही जो आपकी ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है जो कि आपका ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल एग्जामिन कर रही है, उन्होंने कुछ व्यूज मांगे हैं फ्रॉम द ट्विटर, अमेजोन, फेसबुक, गूगल एंड पेटीएम रिगार्डिंग डेटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन amid concerns that the privacy of the users is being compromised for the commercial interest। ठीक है जी। तो इसमें अमेजोन ने डिपोज होने से डिक्लाइन कर दिया, ये कह के कि जो उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो यूएस से नहीं आ सकते ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो ये थोड़ा एक्सकेलेट हो गया मामला, तो हमने सोचा क्यों ना आपको याद करा दी जाए कि आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये हमारा लेक्चर्स में हॉलिस्टिकली कवर्ड है, सब कुछ इसमें हमने बताया हुआ है। आप जरूर वहां जाके पढ़िए इसको अच्छे से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखना जरूरी है किस तरीके के प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं, डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात की गई है। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। तो आप इसके बारे में जरूर हमारे लेक्चर में जाके पढ़ सकते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स थे वो यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपने कुछ ना कुछ गेन किया होगा यहाँ से। तो आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, करंट अफेयर्स पे अपना पूरा फोकस रखिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वेरी गुड डे।